बड़े पर्दे से छोटे पर्दे तक हर जगह अपनी एक अलग उपस्थिति बरकरार रखने वाले अभिनेता सुरेंद्र ने जो मुकाम पाया है वह बिरले कलाकारों को ही नसीब होता है। फिल्म इंडस्ट्री में 1981 से कादर खान की फिल्म समा से कदम रखते हुए अब तक 41 वर्ष की उनकी यात्रा रही है। आज हम फिल्मी संगम चैनल पर सुरेंद्र से उनकी अब तक की अभिनय यात्रा पर खास चर्चा करने जा रहे हैं। सुरेंद्र जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका खास स्वागत है। नमस्कार। सुरेंद्र जी, मुझे बताया कि बम्बई और फिल्म की हर इंसान को अपनी तरफ आकर्षित करती रही है। आपको ये अभिनय का चस्का कब और कैसे लगा था? कोई घटनाक्रम था? सभी लोग जो बम्बई शहर में आते हैं, दूर देश से आते हैं, अलग अलग जिले से आते हैं, अलग अलग राज्यों से आते हैं, सबकी भाषा अलग होती है, सबकी बोली अलग होती है। हम भी उत्तर प्रदेश से अपने बनारस के रहने वाले हम हैं और गाजियाबाद शहर में हम रहते थे। वहाँ से जैसा कि कॉलेज में सभी लड़के वगैरह पढ़ते हैं, तो जब मैं आता था कॉलेज में तो सब लड़के मुझे हीरो हीरो नाम से बुलाते थे। तो कहीं ना कहीं एक मन में ये रहता था कि फिल्में वगैरह देखने का काफ़ी शौक रहता था, लेकिन यहाँ तक हम बम्बई तक छलांग लगा लेंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और चूंकि बैकग्राउंड वैसा नहीं था, पिताजी पुलिस में थे, भाई लोग जो थे आर्मी और पुलिस में और सर्विसेज में थे, और घर में मैं सबसे छोटा होने 11 भाई बहनों के बीच में सबसे छोटा होने के कारण मुझे थोड़ी सी लिबर्टी थी, लेकिन इतनी भी लिबर्टी नहीं थी कि मैं मुंबई तक चला जाऊं। समहाउ मैंने अपने भाइयों से, अपने परिवार में इस बात का जब जिक्र किया था तो मेरे पिताजी काफ़ी नाराज़ हुए थे मुझसे, लेकिन मेरे भाई बहनों और मेरे परिवार वालों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और फिर मैंने मुंबई तक की यात्रा फ्रंटियर मेल से, गाजियाबाद से मैं बैठा था और मुंबई आया था। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे ये नहीं मालूम था कि फिल्म प्रोड्यूसर बनाता है या डायरेक्टर बनाता था, इतना भी ज्ञान नहीं था फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। बस यूं कहिए कि मैंने अपनी अपनी यात्रा जीरो से शुरू की थी और हीरो बन के मैंने अभी खत्म नहीं किया है, अभी भी मैं चल रहा हूँ और यहाँ तक की यात्रा मैंने शुरू की। और इस यात्रा में अप्स एंड डाउन सभी के साथ होते हैं, सभी ने बुरा वक्त भी देखते हैं, अच्छा वक्त भी यहीं देखने को मिलता है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, कर्म भूमि एक ऐसी जगह है ये बम्बई जो हर एक को काम देती है। जब आप मुंबई आए तो आपका संघर्ष कैसे शुरू हुआ? क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं था कि कैसे काम मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पृथ्वी थिएटर खुला था, नया नया खुला था जूहू पे। तो मेरे जो रूम पार्टनर थे ओम कटारे और लिलीपुट थे, और हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया था, यात्री ग्रुप के नाम से हमने किया था। क्योंकि उस वक्त काम वाम मिलना जो था, टेलीविजन नहीं था, सीरियल नहीं बनते थे। जब हमने शुरुआत की थी 80 के दशक में, जब हमने शुरुआत की थी अपने करियर की, तब इतनी सारी फैसिलिटी जो आज कल के लिए लड़के लड़कियों को मिलती है वो हमारे समय में नहीं थी। और हम लोगों का जो था बहुत डिफिकल्ट टाइम था, क्योंकि सिर्फ उन दिनों सिर्फ हीरो को लेकर ही फिल्में बनती थी, और कोई नए लड़के को ब्रेक दे दे, या तो कोई स्टार सन हो या कोई उसकी बैकिंग हो तो उसको काम मिलता था। अदरवाइज उसको भी शुरुआत जो है बिल्कुल जीरो से ही करनी पड़ती थी हर एक के साथ। और हमारे साथ भी वैसे ही हुआ कुछ। हमने फिर अपना अपना थिएटर ज्वाइन कर लिया और थिएटर में हम अपने थिएटर वगैरह करने लगे थे। लेकिन हमारा पहला शो था, एक था गधा और फलादात खां करके एक शो था प्ले का, जिसको देखने के लिए अमिताभ बच्चन भी आए, सलीम जावेद साहब भी आए, और बहुत बड़े बड़े लोग, हस्तियां हमारे शो को देखने आती थी और देख के जैसे एंटरटेनमेंट होता है देख के चले जाते थे। लेकिन ये जरूर है कि मेरे थिएटर करने से हम एज एन एक्टर जो है पॉलिश होते चले गए धीरे धीरे धीरे। और उसी दौरान मेरी सबसे पहली मुलाकात हुई, जिन्हें मैं अपने गॉडफादर की तरह मानता हूँ, सुभाष घई जी के। और उन दोनों, उनकी काली चरण बहुत बड़ी हिट हो चुकी थी, बहुत बड़े डायरेक्टर बन चुके थे सुभाष घई जी। और उनसे जब मेरी मुलाकात हुई किंग्स होटल जुहू पर, तो पता नहीं उन्होंने मेरे अंदर क्या देखा, और उन्होंने
मुझे देखते ही कहा कि मल्टी स्टार कास्ट फिल्म बना रहे थे क्रोधी, जिसमें धर्मेंद्र थे, शशि कपूर थे और जीनत अमान थी, रंजीता थी, सचिन थे, प्रेमनाथ था और बहुत बड़े बड़े कलाकार थे उस फिल्म में, और प्राण साहब थे। और उसमें उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी सी भूमिका दी, सुभाष घई साहब ने। पता नहीं उन्होंने मेरे अंदर क्या देखा, उन्होंने एक स्पार्क देखा मेरे अंदर और उन्होंने बोला कि ये लड़का देखना बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। और मेरी वहां से शुरुआत, पहला सीन धर्मेंद्र जी के साथ, जिसमें मेरी धड़कन बहुत तेज हो गई थी और मैंने बड़े सहजता से वो सीन को किया था। विक्टर इंजीनियर का रोल मिला था मुझे क्रोधी फिल्म में, और वहां से मेरे जीवन का यूं कहिए कि पहला कदम फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, फिल्म लाइन के अंदर मैंने पहला कदम रखा वहां से। और वहां से जब मेरी शुरुआत हुई तो फिर मैंने लुक बैक नहीं किया। और उसके बाद सेकंड फिल्म जो मुझे मिली वो मेरे कादर खान साहब के द्वारा, जो कि स्वयं बहुत अच्छे डायरेक्टर और एक्टर थे और प्रोड्यूसर भी पहली बार बने थे उसी फिल्म से, शमा फिल्म से, जिसमें शबाना आजमी जी हीरोइन थी, गिरीश कर्नाड जी थे, कुलभूषण करबंदा थे, कादर खान स्वयं थे। बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी उस जमाने की। और उसमें एक नए लड़के को एज ए हीरो ब्रेक मिला था, एंड दैट वाज मी। और उसके बाद वो फिल्म बहुत बड़ी, 2 हफ्ते तक तो नहीं चली, थोड़ा डर भय लगा, लेकिन उसके बाद वो फिल्म मिनर्वा सिनेमा, मुंबई का बहुत बड़ा सिनेमा हॉल था, और उसमें वो फिल्म रेगुलर शो में चली है एंड सुपर डुपर हिट हुई है फिल्म। और वहां से मैंने एक, जैसे कहते हैं, एक छलांग मारी है स्टारिज्म की तरफ, और वहां से फिर मुझे धीरे 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 मेरे करियर की शुरुआत हो गई थी। समा से आपने जो स्टारडम की तरफ एक छलांग लगाई थी, वहां से लेकर अब तक की जो आपकी यात्रा है, उसको आज जो बेहतर किस तरह से देखते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि देखिए, सभी के जीवन में कठिनाइयां भी आती हैं और सुख भी मिलता है। बिना संघर्ष के जीवन नहीं है, और जो लोग संघर्ष नहीं करते हैं उनको रास्ता भी नहीं मिलता है। तो मैं तो ये मान के चलता था कि भाई, इस लाइन में अगर आया हूं तो मुझे संघर्ष करना ही पड़ेगा, और एक ऊंचाई तक पहुंचने के लिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पहली फिल्म मिल गई, दूसरी फिल्म मिल गई तो हमने एक सक्सेस को टच कर गए। नहीं, सक्सेस वहां भी नहीं मिलती है। सक्सेस आपको धीरे धीरे धीरे, जैसे जैसे आप एक एक सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं और आपको मंजिल आपके पास आनी शुरू होती है। तो एज एन एक्टर मैं कहता हूं कि मैंने कोई बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं किया था, क्योंकि फिल्म जब बनती है तो उसमें सबका कंट्रीब्यूशन होता है। डायरेक्टर का होता है, प्रोड्यूसर का होता है, कैमरामैन का होता है, इवन है जो जो हमें प्रेजेंट करता है, जिससे हम खूबसूरत लगते हैं, हमारे मेकअप मैन और हमारे ड्रेसमैन का भी होता है, क्योंकि वो हमें अच्छा सा सुंदर सा मेकअप करके प्रेजेंट करते हैं और हमारी शक्ल एक बहुत अच्छी सी दिखनी शुरू हो जाती है फिल्म के अंदर। तो मैं ये कहूंगा कि सबका इज ए कंबाइंड वर्क। फिल्म मेकिंग इज ए कंबाइंड एफर्ट ऑफ एवरीबॉडी। और यहां से हम अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं, और लेकिन ये शुरुआत है, ये एंड नहीं है। मैंने ये मान के चलता था कि ये जीवन का मेरी शुरुआत है, और इस शुरुआत को मुझे बहुत आगे लेके जाना है। एक एक अपना मकाम बनाना है, अपना मकाम तैयार करना है। मैंने कभी ये नहीं सोचा था मैं हीरो बनूंगा या विलन बनूंगा या कैरेक्टर आर्टिस्ट बनूंगा, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने कहा था, मैं चाहता था कि दर्शकों के बीच में मैं अपनी एक पहचान बना पाऊं, वो चाहे किसी भी रूप में हो, और मैंने वही कोशिश की और उसी के ऊपर मैं चलता चला गया। ये तो आपका जो 41 साल के करियर है, उसमें उतार चढ़ाव क्या रहे? हाँ, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन दिनों मैंने फिल्म शुरू की थी करनी, उन दिनों टेलीविजन बिल्कुल जीरो था। टेलीविजन पे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना थे। और बल्कि यूं कहना चाहिए कि मैं 10 साल तक
10-12 साल तक मैं सिर्फ फिल्मों के द्वारा ही यहाँ पर रहा, उनके ऊपर ही डिपेंड होकर रहा। उम्मीद करता था कि शायद मेरी कोई दूसरी फिल्म बहुत बड़ी शमा की तरह हिट हो जाए, लेकिन उसके बाद मुझे जो और फिल्में मिली बतौर हीरो, वो बहुत सक्सेसफुल नहीं रही, बट मीडियोकर सी रही। लेकिन एक मुझे जो एक ब्रेक चाहिए था, एक अच्छे डायरेक्टर के द्वारा एक अच्छा लीप चाहिए थी, जिसे कह सकते हैं आप छलांग सी, वो मुझे मिल नहीं रही थी। लेकिन मैं कहीं निराश भी नहीं था, ये भी बात है, मैं निराश भी नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि एज ए कलाकार मैं दर्शकों के बीच में आऊं और लोग मुझे कलाकार के तौर पे पहचान मुझे मिले, एक अच्छे कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में, एक अच्छे आर्टिस्ट के रूप में मैं अपनी पहचान बनाना चाहता था। जैसे मेरे आइडियल थे संजीव कुमार साहब, बलराज साहनी जी, नाना पाटेकर जी, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, ये लोगों ने, इनके पास ना शक्ल थी ना सूरत थी, लेकिन अपनी कला से इन्होंने अपने दर्शकों के बीच में अपना लोहा मनवाया। मैं भी कुछ ऐसे ही चाहता था और यहीं से मेरी यात्रा शुरू हुई थी। और फिर मैंने निराशा आशा के बीच में, जैसा कि आपने अभी पूछा मुझसे कि अप्स एंड डाउन आए, हाँ आते हैं, सबके साथ आते हैं, हमारे साथ आए हैं, कोई नई बात नहीं थी। एंड आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दिस, मैं तैयार भी था इस चीज के लिए कि नहीं, ये चीजें आएंगी और इन चीजों से मुझे निकलकर बाहर एज ए विनर, जैसे आपने कभी देखी मैराथन रेस जिसमें बहुत सारे लोग दौड़ते हैं, बहुत सारे लोग दौड़ते हैं, लेकिन जब विनिंग पॉइंट आता है तो एक ही आदमी दिखता है। वो जो इतनी बड़ी भीड़ जो आपके साथ दौड़ी थी, वो धीरे 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 छटती चली जाती है, क्योंकि उनको संघर्ष बहुत ज्यादा आगे दिखना शुरू हो जाता है और वो लोग जो है छटते चले जाते हैं। लास्ट में एक विनर रह जाता है, फिर जो सेकंड वाला होता है वो काफी पीछे होता है, वो सेकंड आ जाता है। तो इसी तरह मेरा कहने का मतलब ये था कि ये भी एक, वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री भी बिल्कुल उसी तरह की एक भीड़ है। यहाँ हर 5 मिनट के बटर प्लेटफॉर्म पर एक नया हीरो हीरोइन उतर जाते हैं, एक्टर बनने के लिए आते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। और शायद मैं ये कहूंगा कि इस 41 ईयर्स के बीच में हजारों लाखों की तादाद में एक्टर बनने के लिए लड़के लड़कियां उतरे होंगे, लेकिन सारे के सारे तीर निशाने पे लगे, ये जरूरी नहीं है। हम भी यही कहते हैं कि हमने सिर्फ मेहनत की, यहां पे हम लगन के साथ काम किया, लेकिन हमने रिजल्ट के बारे में कभी नहीं सोचा। और हमेशा मैंने जब भी कोई काम किया, कोई भी काम किया, भले ही चाहे मेरा रोल छोटा रहा हो फिल्म में, जैसे गुलामी फिल्म थी धर्मेंद्र के साथ, मैंने ये नहीं सोचा कि इतनी मल्टी स्टार कास्ट है, मिथुन चक्रवर्ती है, कुलभूषण खरबंदा है, नसीर है, इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, हीरोइनें हैं, तो इसमें हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा हमें। मैंने कभी ये नहीं सोचा। मैंने कहा नहीं, ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है गुलामी में काम करने की, और इसमें इतने बड़े बड़े दिग्गजों के बीच में मैं अपनी छोटी सी छाप जरूर छोड़ के जाऊंगा। और जो मैंने छोड़ी, और उसके बाद लोगों ने मेरी तारीफें की और लोगों ने कहा गुलामी में, अरे भाई वो डाकू जो बना है लड़का, वो बड़ा अच्छा है, उसने काम बहुत अच्छा किया। और बहुत तारीफ हुई मेरे काम की, और उसके बाद मुझे काम मिलना इंडस्ट्री में शुरू हो गया। मैं देखा मेरी चर्चाएं शुरू हो गई थी। तो मैं ये मेरा एक मैसेज भी है आने वाले अपने लड़के और लड़कियों के लिए जो फिल्म लाइन में अपनी किस्मत आजमाने आते हैं, कि कभी ये मत सोचिए कि कोई चीज छोटी है या बड़ी है। हर चीज छोटी हो सकती है, हर चीज बड़ी हो सकती है, छोटी ही बड़ी होती है। इसलिए आप लोग को भी अगर आए हैं किस्मत आजमाने, तो फिर ये सोच के मत आइएगा कि छोटा बड़ा क्या है। यहां आपने अपना दमखम दिखाना है, अपना टैलेंट दिखाना है, और अपने अच्छे बिहेवियर से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपके करियर में कुछ फिल्में ऐसी रही होंगी जिनसे आपको बहुत उम्मीदें हुई होंगी, पर वो उम्मीदों पर वो फिल्में सफल ना उतरी हों, या जिससे उम्मीद ना रही हो उसने कुछ ज़्यादा ही कमाल कर दिया हो। हाँ, ऐसा तो होता है, ऐसा होता है कि जिन फिल्मों से मुझे बहुत उम्मीद थी
कि शायद ये मेरे जीवन का ग्राफ चेंज कर देंगे, लेकिन वो फिल्में नहीं चली। और जबकि अभिनय के मामले में वो फिल्म बहुत अच्छी थी, लेकिन नहीं चलने का नुकसान तो कलाकार को उठाना ही पड़ता है। लेकिन अगर वही फिल्म हिट हो जाती तो डेफिनेटली मैं ये कहता हूं कि वो जो आर्टिस्ट होता है, जो कलाकार होता है, वो अपनी पहचान बनाने में सफल रहता है। तो मेरे साथ क्या, मैं तो ये कहूँगा हर एक के साथ ही ये होता रहता है। और हमें इन चीज़ों से कभी निराश नहीं होना चाहिए, और आदमी को होपफुल रहना चाहिए कि अगर आज अच्छा नहीं हुआ तो कल ज़रूर अच्छा होगा। बट मैंने जैसा कि आपको बताया है कि अच्छा कलाकार जो है कभी मरता नहीं है। स्टार विल कम एंड स्टार विल गो, बट अ गुड एक्टर will remain in this industry forever, forever, forever. आपने एकदम सही बात कही। जब आप फिल्मों में व्यस्त थे, उसी दौरान आपने टीवी की तरफ रुख कर लिया, जब लोग उस वक्त टीवी को हिकायत की नजर से देख रहे थे। ऐसा हुआ था मेरे साथ कि उस वक्त फिल्मों के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल दिख रही थी मुझे, बहुत स्ट्रगल। क्योंकि जो शूटिंग होती थी, एक फिल्म को बनने में 3 से 4 साल लगते थे, एक फिल्म को बनने में। तो हमारी वेटिंग बहुत लंबी हो जाती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि ये वेटिंग की वजह से हमें बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ता था। तो जब टेलीविजन आया तो मुझे लगा कि शायद टेलीविजन हमें क्विक मनी देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग की फाइनेंशियल हालत भी बहुत साउंड नहीं थी। क्योंकि जो फिल्मों में हमें पैसे मिलते भी थे, वो सब थोड़े समय के बाद खत्म हो जाते थे, और हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस भी शुरू हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद टेलीविजन हमें कुछ क्विक मनी दे देगा शायद। और उन दिनों टेलीविजन बिल्कुल नया नया आया था, बिल्कुल नया नया से कहना का चाहिए था। एक रामायण सीरियल चला था, और एक चला था हम लोग। 2 ही शो थे जो कि टेलीविजन पे चलते थे, और तीसरा था महाभारत। और मुझे जो भूमिका मिली वो एक बुढ़े आदमी की मिली, और मैं हीरो बनने आया था। मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी कि मैं अगर इसमें जाता हूँ रोल करने के लिए तो कहीं मेरी इमेज ना खराब हो जाए। क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि जो आदमी की इमेज लोगों को दिख जाती है, आखिरी में लोग उसी में ढाल देते हैं। लेकिन मैंने भी इस चीज को चुनौती के रूप में स्वीकार किया, और मैंने महाभारत में द्रोणाचार्य के रोल को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन मेरी सबसे बड़ी मजबूरी जो थी वो थी फाइनेंशियल क्राइसिस। मुझे लगा कि कम से कम इससे मुझे हर हफ्ते, हर महीने, एवरी डे मुझे पेमेंट मिलती जाएगी, जिससे मैं अपना दिनचर्या चला सकूंगा और मैं इंडस्ट्री में सरवाइव कर पाऊंगा। तो हमने या किसी भी कलाकार ने महाभारत की ये नहीं सोचा था कि महाभारत इतना बड़ा हिट होगा कि सड़कें सुनसान हो जाएंगी और लोग जो हैं घरों में बंद हो जाएगा, पूरे शहरों में कर्फ्यू लग जाएगा। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। मुझे नहीं लगता है कि महाभारत की किसी विस्तार कास्ट ने ऐसा सोचा था। लेकिन जैसे जैसे महाभारत की प्रोग्रेस होती गई और शो हिट होता गया, और उसके बाद जो है इतिहास है। महाभारत के बाद आप लगातार सीरियलों में काम करते चले गए, और एक चीज़ खास तौर पर नजर आती है कि मैथोलॉजिकल या ऐतिहासिक सीरियलों में आपको जितने महत्वपूर्ण किरदार निभाने के मौके मिले, उतने सामाजिक सीरियलों में नहीं मिल पाए। ऐसा क्यों होता रहा? ऐसा था कि मैंने हमेशा चुनौतियां स्वीकार की हैं, और मैं कभी अपनी एक भूमिका में बंध के नहीं रहा। मैं एकमात्र कलाकार होऊंगा टेलीविजन के अंदर जिसने हर तरह की भूमिकाओं को मैं करता चला गया और चुनौती के रूप में स्वीकार करता चला गया, और चुनौतियां मेरे सामने आती चली गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला शो मैंने जब किया तो महाभारत, द्रोणाचार्य बुढ़ा, एकदम से डिफरेंट, सौम्य, कंट्रोल्ड, गुस्सा, एंगर कंट्रोल, सब कुछ। जब वहीं चाणक्य मैंने किया, टोटली बोल्ड, एकदम डिफरेंट लुक, एडमिनिस्ट्रेटर, गुड एग्रेसिव मैन, वेरी गुस्से वाला।
मैंने तमस किया गोविंद निलानी साहब के साथ, तो मुस्लिम कैरेक्टर, ट्रक ड्राइवर। फिर मैंने चंद्रकांता किया, राजा जय सिंह, वेरी नाइस मैन, गुड मैन, अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है, कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। फिर मैंने जी हॉरर शो किया जिसमें विक्रांता जब्बर मारा। हिंदुस्तान में बच्चों को डरा दिया मैंने, टेलीविजन में डराया मैंने बच्चों को। जी हॉरर शो में साया था जिसमें विक्रांता जब्बर का कैरेक्टर किया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं भूमिकाओं में कभी बंद के नहीं रहा, हमेशा भूमिकाएं चुनौती के रूप में स्वीकार करता चला गया, और हर भूमिका को मैंने कोशिश की है कि दर्शकों के बीच में मैं उसकी चर्चा का विषय बना रहा हूं, और वही हुआ मेरे साथ। मैं चर्चा का विषय बनता रहा, और लोगों ने, चैनलों ने जब भी कोई मजबूत और दमदार भूमिका उनके पास आई तो उन्होंने कहा कि इस भूमिका को सिर्फ और सिर्फ एक ही कलाकार कर सकता है, और वो है सुरेंद्र पाल सिंह। उसको बुलाओ, वही ये भूमिका करेगा। बहुत सारे शोज ऐसे मेरे पास आए हैं जिनको पहले शूटिंग हो चुकी थी, जिनकी हो चुकी थी, उसके बाद उन्होंने पूरी उसको शेल्फ किया, पूरा काटा, और फिर मुझे डाल के उन्होंने उसकी शूटिंग शुरू की, और फिर वो शो जो है बहुत बड़ा हिट हुआ। यहां तक कि मैं यहां तक भी कह सकता हूं कि जिन जिन शोज में मैंने ओपनिंग की है वो चैनल तक खड़े हो गए आज तक, यहां तक कि मैं कहूंगा। और अभी तक करीब मैं ये कह सकता हूं करीब 10,000 एपिसोड मैं अभी तक शूट कर चुका हूं। इस मेरी यात्रा के बीच में आप कह सकते हैं, टेलीविजन की यात्रा मेरी कुछ 32 साल की है, 32 इयर्स हो गए हैं। महाभारत 88 में टेलीकास्ट हुआ था, उससे पहले फिल्में की, और उसके बाद मैंने फिल्में की। ऐसा नहीं है कि मैंने फिल्में नहीं की, बट मैंने बहुत चुन चुन के की, बहुत। जब मुझे भूमिकाएं अच्छी लगती थी तभी कर पाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मैं टेलीविजन और फिल्म एक साथ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे जो डेट्स की समस्याएं थी वो हमेशा मेरे सामने खड़ी रहती थी। क्योंकि टेलीविजन का ये था कि डेली काम होता था, डेली काम होता था, और फिल्म का यदा कदा होता था। तो फिल्में करने के लिए मुझे टेलीविजन छोड़ना पड़ता था, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो पाता था, क्योंकि मेरी जो भूमिका थी वो रेगुलर चलती रहती थी, उसको छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो पाता था। और इसी तरह करते 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 आज यहाँ तक आ गया हूँ कि आज भी मेरी एक शो बहुत पॉपुलर है OTT प्लेटफॉर्म मैक्स प्लेयर के ऊपर, मेरी डोली मेरे अंगना, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। उसमें एक पिता की भूमिका, बहुत अच्छी भूमिका, जो अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है, और बेटी जब जिंदगी के एक बुरे दौर से गुजरती है तो देखती है कि सब लोग उसका साथ छोड़ देते हैं बेटी का, और अपशगुनी कहने लगते हैं, और ये पिता जो है कहता है मेरी बेटी अपशगुनी नहीं हो सकती है, मेरी बेटी लक्ष्मी का रूप है, और लक्ष्मी कभी अपशगुनी नहीं हो सकती है, और वो इसकी पूरी लड़ाई लड़ता है अपने बेटी के लिए। सर आपने एकदम सही कहा, लेकिन एक सीरियल मैंने आपको कहा, एक सामाजिक सीरियल आपने किया था, जाना ना दिल से दूर। हाँ, उसमें आपका किरदार बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, बहुत गड़बड़ियां रही। इस ढंग के एक अनुभव होने के बाद आपने ये आजाद चैनल जो सीरियल कर रहे हैं मेरी डोली मेरे अंगना, कैसे स्वीकार कर लिया, क्या सोच थी तब? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि कई बार क्या होता है कि हमें जो भूमिकाएं बताई जाती हैं, जो कही जाती हैं, वो कई बार वैसी उतरती नहीं है। हमें बहुत एलोबरेट करके बताया जाता है कैरेक्टर के बारे में कि ये कैरेक्टर आपका है। जैसे आपने बोला जाना ना दिल से दूर में भूमिका बहुत अच्छी सुनाई गई थी मुझे जब कहा गया था, और प्रोड्यूसर तो मेरे सामने यूं कहने लगता है कि भाई सुरेंद्र जी, जब हमने आपको लिया है तो भूमिका अगर दमदार नहीं होगी तो आपको लेना तो हमारे लिए बेकार हो गया, क्योंकि इतने महंगे कलाकार को हम वेस्ट तो नहीं कर सकते अपने टेलीविजन शो में। और हमें भी इस बात से काफी यकीन हो जाता है उनकी बातों से कि हमारी भूमिका बहुत दमदार होगी और बहुत अच्छी होगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है, बिल्कुल सही कहा आपने, कई बार ऐसा होता है कि भूमिका हमारे जो हम सोच के आते हैं करने के लिए वैसी निकलती नहीं है, और उसमें टर्न एंड ट्विस्ट इतने डालने शुरू कर देते हैं, चैनल का इंटरफेरेंस, प्रोड्यूसर का इंटरफेरेंस, सबका इंटरफेरेंस होने लगता है उसमें, और बहुत ज्यादा, और वो खिचड़ी जैसा शो बन जाता है। फिर उसका नाम हटा के हमें तो ये कहना चाहिए कि इसका नाम खिचड़ी रख दो भाई, क्योंकि उसमें एक्सपेरिमेंट ज्यादा होते हैं,
बहुत सारे अब चैनल में भी जो काम करने वाले लोग कौन हैं तो भाई वही नए नए लड़के लड़कियां जो हमारे जो कॉलेज से निकल कर आते हैं वही काम कर रहे हैं। उनको इतना एक्सपीरियंस है नहीं और वो एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो खिचड़ी बन जाती है, खिचड़ी बन जाती है तो जो अच्छे कलाकार जो हैं वो इसमें पिस जाते हैं और कहीं ना कहीं वो जो शो जो है अपना दम तोड़ देता है। ज्यादातर मैंने देखा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे सभी शोज बहुत बड़े हिट हुए हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि 90% मेरे शो बहुत बड़े हिट हुए। अब छोटी बहू थी जैसा मैं कर रहा था, मुझे याद है उसमें नई लड़की थी अपना बहुत अच्छी कलाकार, नई, पहला शो उसका, अविनाश था उसमें लड़का, उसका पहला शो था, बहुत सारे लोग नए थे उसमें और सिवाय मुझे छोड़ के बाकी एवरीबडी वाज न्यू इन द शो। लेकिन उस शो ने इतिहास लिख दिया। फिर जी का मेरे ख्याल से वन ऑफ द फाइनेस्ट शो था वो। और वो लड़की स्टार बन गई। उसके बाद मैंने देवों का देव महादेव किया, उसमें मोनी रॉय, उसमें अपना जो महादेव बना था हमारे अपना मोहित रैना, कल तक उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन शो करने के बाद आज घर घर की कहानी है उनका नाम, हर जगह जाना जाते हैं, हर जगह पहचान मिली है उनको इतनी अच्छी। और मैं खुद भी कहूँगा कि मोहित रैना ने जो उससे पहले भी कई शोज किए हैं उसने, वो अपनी पहचान नहीं बना पाए थे, लेकिन महादेव के बाद उन्होंने अपनी पहचान बना ली और एक अच्छे कलाकार की कैटेगरी में आने शुरू हो गए। तो मुझे तो खुशी होती है कि मेरे साथ जितने भी कलाकारों ने काम किया है उन सभी लोगों ने कहीं ना कहीं अपना मकान बनाया है और कहीं ना कहीं वो पॉपुलर हुए हैं और उसके बाद उन्होंने छलांग लगाई है फिल्मों में और फिल्मों में भी उन्होंने सफलता प्राप्त की है। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, मुझे खुशी भी होती है इस बात से। मेरी डोली मेरी अंगना से जुड़ने की क्या वजह है, जबकि आपको पता था कि एकदम उसी सीरियल से चैनल शुरू होने जा रहा है नया? देखिए, हर कलाकार ये चाहता है कि जब उसकी किसी अच्छे शो में एंट्री हुई है तो वो शो अच्छा जाना चाहिए, जिससे प्रोड्यूसरों को भी फायदा हो, चैनल वालों को भी फायदा हो, उनको भी लगे कि हमने नई चीज शुरू की है और कुछ ऐसे कलाकारों को हमने लेके शुरू किया है जिनसे हमारा शो खड़ा हो गया, हमारा चैनल खड़ा हो गया, हम लोग खड़े हो गए, सब लोग, सब सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं इसके अंदर। और हमने भी कोशिश की है, प्रयास किया है। भरत रंगा जी जो कि जी के हेड थे और जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे स्क्रिप्ट को उन्होंने अप्रूवल दिया है अभी तो, और अभी तक तो अच्छा ही सब चल रहा है। और मुझे लगता है कि ये चैनल जो है ये अर्बन लुक के लिए ज्यादा बनाया गया है, मतलब गांव में, विलेजेस में जैसी कहानियां होती हैं, लोगों को विलेजेस, गांव में, हमारे गांव में लोगों को कहानियां बहुत पसंद आती हैं, यू नो, जैसे मुंशी प्रेमचंद की कहानियां हैं और अच्छे अच्छे राइटरों की जो कहानियां होती हैं उस टाइप की हमारे गांव के रॉ लोगों को आजकल की पसंद है। और उनको बहुत ज्यादा ओपन न्यूडिटी, गालियां जो कि वेब सीरीज में बहुत ज्यादा हो रही है, वो उस टाइप के सब्जेक्ट लोगों को कम लगते हैं। तो भरत रंगा जी ने एक जिसे कह सकते हैं एक प्लेटफॉर्म डाला है और अर्बन लुक के लिए, और मुझे उम्मीद है कि ये अर्बन लुक बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा। और अभी भी मैक्स प्लेयर पे शो चल रहा है, डिश टीवी पे चल रहा है, बहुत सारे चैनलों पे चल रहा है इस वक्त शो और बहुत सक्सेसफुल चल रहा है। और नए लड़के लड़कियां हैं सभी मेरे को छोड़ के, और सबके कला की बहुत प्रशंसा हो रही है कि सब लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है और बहुत अच्छा कार्य किया है इसमें। मेरी डोली मेरी अंगना में जो आपका किरदार है उसका नाम क्या, वो किरदार को लेकर के आप कैसे प्रभाषित करें, उसके में क्या कहना चाहेंगे? ज्ञानेंद्र सिंह का किरदार है, जो एक पिता है जिसकी बेटी जिंदगी के एक बहुत बुरे दौर से गुजरती है, और जब गुजरती है एक बहुत बुरे दौर से, तो सारे घर वाले, घर आंगन वाले लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं बेटी से अलग होने लगते हैं
और बेटे को बहुत ज्यादा अहमियत देने लगते हैं। जो घर का बेटा है उसको बहुत ज्यादा अहमियत देने लगते हैं और उनको लगता है कि बेटा ही सब कुछ है। लेकिन ये पिता एक ऐसा पिता है जो कहता है जैसा पहले घर चल रहा था वैसा ही घर चलेगा। जो इज्जत मान सम्मान बेटी को मिलता था वही मान सम्मान आज भी मिलेगा। मैं तो ये कहता हूं कि आज के दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूं कि आप लोग भी अपनी बेटी के बारे में अपनी सोच को बदलें। सिर्फ बेटा बेटा ना चिल्लाएं, बेटी और बेटे दोनों ही आपका अंश हैं और उनको भी उतना ही सम्मान दें बेटी को जितना आप बेटे को देते हैं। और बेटी जो है वो भी वो कार्य करके दिखा सकती है जो कभी कभी बेटा भी नहीं कर पाता है। इसलिए बेटी को आप कमजोर ना समझे, मेरा ये कहना। और हमें एक नई जनरेशन्स को अपनी सोच बदलने की बहुत आवश्यकता है। और ये जो मेरी डोली मेरे आंगना जो शो है ये इसी के ऊपर आधारित है कि आजकल के जो माँ बाप हैं वो बेटा बेटा बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन बेटी क्या क्या कर देती है, बेटी कहाँ से घर परिवार को, घर संसार को एक खूबसूरत घर संसार बना देती है, वो क्षमता बेटी में ही है। सर, आपने एक सीरियल किया था, बहुत ही चर्चित भी हुआ था, लव यू जिंदगी, जिसमें आपने पहली बार सरदार का किरदार निभाया। तो मैंने सुना उसके बाद कई सरदार संगठनों ने, सिख संगठनों ने आपकी बड़ी तारीफ कर दी थी, क्या था मामला? बिल्कुल, आपको सारे मेरे शो याद है। ये जो है जिंदगी 1 घंटे का शो था, 1 घंटे का। और चैनल ने एक्सपेरिमेंट किया था कि क्या 1 घंटे का शो भी चल सकता है, क्योंकि यूजुअली चैनल जो है आधे घंटे के शो पर ही विश्वास करता है, 1 घंटे के शो पे विश्वास नहीं करता। तो ये इन्होंने ये जिंदगी पे जुआ दांव खेला था चैनल वालों ने कि हम 1 घंटे का शो चलाएंगे इसको। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, सैटरडे संडे के दिन जब ये आता था शो, उसी वक्त दूसरी तरफ जब हम देखते थे, दूसरे चैनलों पे देखते थे, तो अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार की फिल्में चल रही हैं, अवार्ड शो चल रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम चलते थे कि जब हमारे सामने टेलीविजन था। टेलीविजन के एक्टर्स इतने बड़े नहीं हैं कि आप उनकी कंपैरिजन अमिताभ बच्चन या सलमान खान या शाहरुख खान से कर सकें या अक्षय कुमार से कर सकें। लोग जो हैं स्टारिज्म के पीछे भागते हैं और मुझे भी ऐसे ही लगता था उस वक्त भी, लेकिन उसके बावजूद भी वो शो बहुत अच्छा चला और उसमें मैंने पहली बार टेलीविजन के ऊपर एक सिख सरदार की एक भूमिका, एक दमदार भूमिका जिसे कह सकते हैं, मैंने निभाई। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग मुझे यही कहते थे कि सर आप बिल्कुल सिख हैं और सिख ही लगते हैं। और मुझे बड़ा खुशी होती है, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। और सिख की एक मेमोरेबल भूमिका निभाने के लिए जो मुझे सौभाग्य मिला है, उसके लिए मैं अपने दर्शकों का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा, अपने प्रोड्यूसर का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि मैं सिख का रोल बहुत टाइम से सोचता था कि मुझे कभी रोल मिलेगा तो मैं डेफिनेटली करूँगा। और जब लोग मुझे ये कहते थे कि ही इज़ ए रियल सिख, ही इज़ ए रियल सिख, आप बिल्कुल रियल लगते हैं, बिल्कुल रियल लगते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और वैसे भी हमें हमारे देश के लिए बड़ी गर्व की बात है कि सिख कम्युनिटी ने हमारे देश के लिए वो अच्छे कार्य किए हैं जो कोई नहीं कर सकता है। सर, आपने कुछ भोजपुरी फिल्में भी की थी, भोजपुरी फिल्मों में काम करने का क्या अनुभव रहा है? बहुत ज़्यादा आपने नहीं की बाद में। भोजपुरी जी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं देश की सभी भाषाओं को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन भोजपुरी को तनिक अधिक करता हूँ। इसीलिए आपने ये बात पूछी मुझसे, क्योंकि ये मेरी मातृभाषा है, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। मेरे माता पिता जो थे भोजपुरी बोलते थे और मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब मेरी मैया जो है भोजपुरी में बात करती थी। ए बिटुआ, इधर आओ बिटुआ, अरे का करत बा। तो एक जो उनके मुंह से जो एक भोजपुरी का बोली आती थी वो मुझे बड़ी प्यारी लगती थी और कानों को मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। और मैं वैसे भी मानता हूँ कि माता पिता आपके लिविंग गॉड हैं और जो लोग अपने माता पिता का हाथ पकड़े रखते हैं उन लोगों को किसी के पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए मैं माँ का सर्वप्रथम मानते हुए मैंने ये जरूर कहा था कि मैं भोजपुरी का
मान सम्मान जरूर आगे बढ़ाऊंगा। इस भाषा को मैं आगे लेके चलूंगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस भाषा में सिर्फ भोजपुरी कलाकार क्यों काम करते हैं, हिंदी फिल्म के एक्टर्स क्यों नहीं काम करते हैं। इसमें सब बड़े एक्टरों को काम करना चाहिए। अजय देवगन को काम करना चाहिए, अमिताभ बच्चन को काम करना चाहिए, अक्षय कुमार को काम करना चाहिए, सभी बड़े कलाकारों को काम करना चाहिए। और मेरी ये इच्छा काफी हद तक पूरी भी हुई। मैं देखा अमिताभ जी ने भी काम किया, हेमा मालिनी ने भी काम किया, अजय देवगन ने भी काम किया, गोविंदा ने भी काम किया, बहुत सारे बड़े बड़े कलाकारों ने इसमें काम किया। और जो मैं चाहता था कि भोजपुरी भाषा को लोग हीन भावना से ना देखें, उसे एक सम्माननीय भाषा के रूप में देखें, और वो देखा लोगों ने और बहुत पसंद किया। और इसीलिए आजकल भोजपुरी फिल्में खूब अच्छी चल भी रही हैं। आपने 2007 में एक भोजपुरी फिल्म भौजाई की सिस्टर को बनाया था, उसका डायरेक्शन भी किया था, बाद में उसमें कुछ आपने किया नहीं। जी जी, डायरेक्शन से आपने तौबा ही कर ली। बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने ये डायरेक्शन में उतरा था और मैंने ये फिल्म प्रोड्यूस की थी। मेरी धर्मपत्नी ने, बरखा एस सिंह ने इसको प्रोड्यूस किया था। और काफी मनोज तिवारी जी, श्वेता तिवारी, मुकेश खन्ना जी और गीता त्यागी जी, बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों ने इस फिल्म में काम भी किया। फिल्म को अप्रिशिएशन मिला, बहुत फिल्म चली अच्छी, बहुत अच्छी चली फिल्म। लेकिन कुछ बुरे अनुभव रहे मेरे साथ उसमें, जिसमें वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर ने मेरे साथ चीटिंग की बहुत बुरी तरह से। और बहुत बहुत सारे एक फाइनेंशियली साइड में जैसे कह सकते हैं कि बहुत सारी चीटिंग हुई मेरे साथ इसमें। तो जिसकी वजह से मेरा एक बुरा अनुभव रहा कि कलाकार को हर जगह हाथ नहीं डालना चाहिए। जिसमें उसको परिपक्वता लगे, जिसमें उसको मेच्योरिटी लगे, जिसमें उसको लगे कि हाँ भाई 100% इसमें से रिटर्न आ जाएगा, तभी उसको वो हाथ डालना चाहिए, अदरवाइज नहीं डालना चाहिए। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा इसमें। मैंने काफ़ी पैसा लूज किया इसके अंदर, बहुत लूज किया, और जिसकी वजह से मैंने उसकी भरपाई करते करते मेरी कमर टूटने लगी थी। तब मैंने कहा नहीं भैया, अपनी एक्टिंग की दुकान अच्छी चल रही है तो डायरेक्शन ना ही छुआ जाए तो ज़्यादा अच्छा। और जिस आदमी को जिस चीज़ में पूरा कॉन्फिडेंस नहीं हो, उस चीज़ में उसको कूदना भी नहीं चाहिए। ये नहीं है कि डायरेक्शन में भी कूद गए, एडिटिंग में भी कूद गए, कैमरामैन भी बन गए, ये भी बन गए, म्यूजिक डायरेक्टर भी बन गए, सारे बन गए, तो फिर उसका कोई वो नहीं होता है। अभी मैं देख रहा हूँ अपने फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बहुत बड़ा एक्टर है, बहुत ही बड़ा एक्टर, जो हर चीज में कूद पड़ा है। राइटिंग में भी कूद पड़ा है, उसमें गाने भी लिखने लगा है, डांस भी खुद करता है, कोरियोग्राफी भी खुद कर रहा है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आ रहा है? 0/0। तो कहने का मतलब यही है मेरा कि वो एक इतना बड़ा कलाकार होके जिसको लोग जीनियस के नाम से बुलाते थे, आज कोई उसको हाथ रखने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ऐसा ही होता है। तो मैंने कहा भाई, अपनी दुकान अच्छी चल रही है, उसको चलाइए, काम करिए, और बिजनेस का जो जो वो है, आपका नेक है, वो आपके पास है नहीं, इसलिए आप प्रोडक्शन साइड से हाथ हटा लीजिए। तो मैंने प्रोडक्शन से हटा लिया। सर, आपको 41 साल हो गए और आपने दुनिया देख ली, कम से कम फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कलाकारों का व्यवहार देख लिया। एक जमाना वो था कि जब आप जैसे लोग काम कर रहे थे, शुरुआत की थी, या जब भी आपको कोई सीनियर कलाकार आया सेट पर आता, आपको उसके खैर हो जाए, उसके समान। आज की तारीख में जो नई पौध आ रही है कलाकारों की, वो ये सब भूल गई है। कैसा लगता है? देखिए, हमने जो कुछ भी सीखा है वो अपने सीनियर लोगों से सीखा है। हमारे सीनियर्स कौन थे? सुनील दत्त साहब, अशोक कुमार जी, अमजद खान जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, धर्मेंद्र जी, विनोद खन्ना जी। हम जब आए थे तो ये सब बड़े बड़े स्टार जो थे, हीरो थे, और इनमें इतनी सहजता थे, इतने सिंपल लोग थे कि हमें अपने पास बिठाते थे, अपने पास बिठा के खाना खिलाते थे, हमसे खूब देर तक बातें करते थे। हमें कभी किसी ने धक्का नहीं दिया कि तुम सुनील दत्त से नहीं मिल सकते हो, तुम धर्मेंद्र से नहीं मिले। यहाँ तक कि अगर धर्म जी ने मुझे कभी भीड़ में देख लेते थे तो वो मुझे दूर से हाथ लाते थे, सुंदर, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। हमने तो वो वक्त देखा है कि
कलाकार जो है, कलाकार का कितना मान सम्मान करता था और कितनी उनमें सहजता थी, कितना प्यार था, कितना एक शेयरिंग थी। अगर मैं कभी के दादा मुनि को कह देता था कि दादा मुनि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो फट से कहते थे हाँ हाँ घर आ जाओ, साथ में खाना खाएंगे हम लोग। मैं एक स्ट्रगलर, वो इतना बड़ा स्टार। तो ये सहजता थी पहले के कलाकारों में, और इसीलिए वो इतने अच्छे कलाकार थे, क्योंकि वो लोग एक्टर के साथ मिक्सअप बहुत अच्छे होते थे। उनका एक मेल था मिक्सअप होने का। लेकिन आजकल के मैं कलाकारों में देखता हूं 10-10 बॉडीगार्ड चलते हैं, 10-10 बाउंसर चलते हैं उनके आगे पीछे। किसी ने अगर एक तस्वीर खींच ली तो बाउंसर उसका उठा के मोबाइल तोड़ देगा, ये कर देगा, लड़ लेगा, उसको घूंसा मार देगा, ये कर देगा। हमारे टाइम पे नहीं था, ये सब चीजें नहीं थी। हमारे मिलनसारता ज्यादा थी। और बहुत सारे कलाकार मुझसे ही पूछते हैं आपने इतनी लंबी इनिंग कैसे खेल ली। मैं उनको यही कहता हूं कि मैंने हवा में नहीं उड़ता था, मैं एक पैर हमेशा जमीन पे रखा है, इसलिए मैं जमीनी लोगों से हमेशा मिलता जुलता रहा हूं, और इसीलिए शायद मेरी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है। मैं हवा में उड़ के गिरा नहीं हूं। जो लोग हवा में उठते हैं वो गिर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। टेलीविजन बहुत बड़ा हो चुका है इस वक्त, हजारों कलाकार आए हैं जिनके शो हिट हुए हैं और उसके बाद वो दिखाई नहीं पड़े। उनको लोग जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, क्योंकि जब तक वो शो चल रहा था तब तक वो थे। जब शो बंद हुआ तो वो गायब हो गए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। तो शो के साथ ही उनकी सक्सेस चली। और ये बात मैं नए लड़के लड़कियों को समझाता भी रहता हूं कि भाई तुम लोग जो है थोड़ा सा अपने व्यवहार को भी अच्छा रखा करो। कलाकार तो अच्छे हो तुम लोग, लेकिन अगर अपना व्यवहार भी अच्छा रखोगे तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि तुम लोग एक लंबी इनिंग जरूर खेल लोगे। लेकिन अगर व्यवहार को नहीं अच्छा रखोगे तो शायद तुम्हारी इनिंग छोटी रहेगी। तो हम लोग ने हमारे जो स्कूल थे, हमारे जो इंस्टीट्यूशन थे, वो यूं कह सकते हैं आपकी, वो अलग थे। और वो जो जीनियस लोग थे हमारे साथ, जिनके साथ हमने अपना समय बिताया है, दादा मुनि, सुनील दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा, व्हाट ए जेम ऑफ ए पीपल, व्हाट ए जेम ऑफ ए पीपल। मैं तो ये कहूंगा ना भूतो ना भविष्य, इस तरह के कलाकार अब नहीं आ सकते। अब लोग पैसे की लालसा, पैसे का लालच लोगों में मुझे ज्यादा दिखता है। इतने करोड़ हम कमा रहे हैं, इतने करोड़ हम ले रहे हैं, प्यार नहीं है, वो ठहराव नहीं है, वो खुशी नहीं है। करोड़ ले रहे हैं लेकिन खुशियां तो बांटिए आप लोगों के साथ, अपने सह कलाकारों के साथ कम से कम बैठिए तो सही। उनको एक बार अपने घर तो बुलाइए, खाना तो खिलाइए। आपको लगता है कि आज के लोग सफलता और शोहरत के बीच का जो अंतर है वो नहीं समझ पा रहे हैं? जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि शोहरत और सफलता के बीच का अंतर नहीं समझ पा रहे हैं, और उनको लग रहा है कि जो कागज के नोट गिन गिन के जो कह रहे हैं ना कि अब मैं 10 करोड़ का हो गया, अब मैं 20 करोड़ का हो गया, अब मैं 50 करोड़ का एक्टर हो गया, तो वो कागज के नोट ही गिन रहे हैं वो लोग। उनके दिल में प्यार, मोहब्बत, लोगों के प्रति अपनापन, सह कलाकारों को प्यार, वो सब नहीं है। नहीं तो मैं पहले हमने देखते थे सभी बड़े कलाकार कभी ना कभी अपने घर पे पार्टी देते थे, सब कलाकारों को बुलाते थे। मुझे याद है जब मेरा बेटा पैदा हुआ था मैंने सब कलाकारों को बुलाया था, अमरीश पुरी जी, शत्रुघ्न सिन्हा, सब पूरी इंडस्ट्री आई थी। अमिताभ जी उन दिनों कलकत्ता गए थे, उन्होंने मुझे अपना टेलीग्राम लिख के भेजा था। मैंने यहाँ ने सीएम का शो था जिसकी वजह से नहीं आ पाए, सारे लोग आए थे, सारी पूरी इंडस्ट्री आई थी यहाँ पे। तब उसने मुझे याद है अमरीश पुरी जी ने कहा था कि आज मैं बड़े गर्व के साथ कह रहा हूँ कि इतने सारे कलाकार मैंने आज तक कभी किसी फंक्शन में नहीं देखे जहां भरे थे लोग। 500 एक्टर्स एक्ट्रेसेस थी, 500। कहते हैं इतने लोग मैंने कभी इकट्ठे नहीं। हमेशा ये होता है, आजकल ये भी हो रहा है आजकल के लोग कि एक कलाकार है
उसके फिल्म के जो सपोर्टिंग स्टार कास्ट है वो 2-4 दिख जाते हैं, प्रेस मीडिया दिख जाती है, बस उतना ही दिखता है, इससे ऊपर नहीं दिखता है। कभी किसी के घर में वो रौनक नहीं है, वो बैंड बाजा नहीं है, वो बैंड बाजा बारात नहीं है, वो खुशियां नहीं है, वो शेयरिंग नहीं है। अरे कागज के नोट ही है बस उनके पास, और कुछ नहीं है। चलिए सुरेंद्र पाल जी, फिल्मी संगम चैनल के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।